नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी क्लास में। और आपको बता दूं कि आज की क्लास इतनी इंटरेस्टिंग होगी एंड यूपीएससी और आरपीएससी में जो भी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है उसकी आज हम शुरुआत कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास की, जिसमें कुछ स्पेशल क्लासेस लेंगे। तो पहली बात तो आप सबको बता दूं कि आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंटरेस्टिंग होगी कि आपको जो कंपनी और बंगाल को लेकर जो भी चीजें आपकी बनती बिगड़ती हैं वो आज आपको एक अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो लास्ट तक बने रहे। आपकी जो ज्यादा समय नहीं होगा, आज आपका जो समय होगा वो तकरीबन तकरीबन पौने घंटे में हम क्लास को कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन इतना मजेदार तरीके से करेंगे कि आपको मजा आएगा। मेरा नाम सुरेश पुरोहित है और पिछले 4-5 साल से मैं विंग कोचिंग क्लासेस में पढ़ा रहा हूं। आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, यहाँ पर जो भी लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो मेरा कोड सुरेश 10 है। इस कोड को यूज कर जो है आप जो है बिल्कुल अभी जो है मैं जयपुर में हूँ, बैक टू जयपुर, ठीक है। आप जो है इस कोड को यूज कर सकते हैं, सुरेश 10 कोड, ठीक है। इस कोड को यूज कर आप जो है फीस में 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ये जो है मेरा रेफरल कोड है, ये जो है मेरा रेफरल कोड है, आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, आज की हमारी क्लास में जो हमारी क्लास है बंगाल और कंपनी। एक वो कंपनी जो रिलायंस नहीं है, टाटा वाली कंपनी नहीं है, एक वो कंपनी जो भारत में व्यापार करने के लिए आई है। और जब भारत में वो व्यापार करने के लिए आ रही है तो भारत को जीतने की चाबी खोज रही है कि भारत को कैसे जीता जाए। एक वो कंपनी जिसका उद्देश्य है व्यापार करना। और ऐसी कंपनियां बहुत सारी है, ये भले वो डच आए, पोर्टुगीज आए, लेकिन उन्होंने अपने जो एम्बिशंस थे, अगर फ्रांसीसियों को छोड़ दे तो डच है, पोर्टुगीज है, डेनिश जो आए थे, उनके अपने जो हित थे वो हित यही थे कि भारत से व्यापार किया जाए, ठीक है, भारत से व्यापार किया जाए। लेकिन इसमें सबसे पहले राज करने का जो सोचते हैं कि भारत को गुलाम बनाया जाए, भारत पर राज किया जाए, उसमें सबसे पहले आते हैं फ्रांसीसी। और फ्रांसीसियों में एक बड़ा मजेदार व्यक्ति है डुप्ले, वन ऑफ द ग्रेट पर्सन उस समय का कह सकते हैं, बड़ा चालाक, बड़ा मजेदार। कहते हैं कि क्लाइव ने जो सीखा ना वो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले से सीखा था। डुप्ले को पता है कि भारत को जीतना है तो भारत को कैसे जीता जाए। डुप्ले को ये बात पता है कि भारत को जीतना है तो भारत को कैसे जीता जाए, क्योंकि डुप्ले की ये बात समझ में आई कि फ्रांस इतना सा है, फ्रांस की जनसंख्या भारत के किसी राज्य जितनी है। अब फ्रांस तो कोई इतनी बड़ी सेना लाकर भारत को जीत नहीं सकता है, लेकिन उसने आकर भारत की परिस्थितियों को देखा कि भारत को जीता कैसे जा सकता है। भारत को जीतने का एक बढ़िया तरीका उसे मिला कि भारत के राजा महाराजा आपस में लड़ रहे हैं, एक भाई दूसरे भाई को लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है? बोले हमारी जागीर है, बड़े भाई साहब को क्यों देंगे। बड़े भाई साहब ने कहा छोटे को कैसे दिया जाएगा, बड़े को मिलता है। सीमा विवाद को लेकर लड़ाई चल रही है, मराठे छौत और सरदेश मुक्कर को लेकर लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। कर्नाटक में चंदा स्वाब जो है वो लड़ाई कर रहे हैं उत्तराधिकार के मुद्दे को लेकर। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें हमारे जो राजा महाराजा है वो आपस में लड़ रहे हैं। ऐसे में एक तरफ फ्रांसीसी कंपनी जो है वो व्यापार करने के लिए आई है, पौंडीचेरी में बैठी है, देख रही है, डुप्ले बैठा बैठा देख रहा है पौंडीचेरी में कि लड़ने दो लड़ने दो लड़ने दो लड़ने दो, कहाँ कंट्रोल करना है। अब डुप्ले के दिमाग में ये कि अगर दो भाइयों की लड़ाई हो रही है, दो भाइयों की लड़ाई में से अगर एक भाई को जिता दिया जाए तो वो एक भाई तो जिंदगी भर के लिए हमारा हितैषी बन जाएगा। उस एक भाई से जितने भी साधन सही हमें मिल जाएंगे। यही पॉलिसी डुप्ले ने भारत को जीतने के लिए लेके आए हैं और कहते हैं कि भारत में सायक संधि को वास्तविक रूप से शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। तो वो फ्रांसीसी जो आप कहेंगे ना, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले थे, उनकी इस नीति को फिर क्लाइव ने आगे बढ़ाया, वॉरेन हेस्टिंग ने आगे बढ़ाया, ठीक है ना। आप पढ़ते हैं कि क्लाइव ने आगे बढ़ाया, वॉरेन हेस्टिंग ने आगे बढ़ाया, तो डुप्ले वो व्यक्ति है। अब डुप्ले का एक पप्पा है, डुप्ले के एक पप्पा आए हैं जो इंग्लैंड से है, उनका नाम है क्लाइव, जो डुप्ले से भी बड़ा चालाक आदमी है। क्लाइव कहते हैं कि क्लाइव को ये पता होता था कि अगला कदम क्या रखना है, इसलिए उसको कहते हैं ना कि क्लाइव को ये बात पता थी कि भारत के राजाओं का अगला कदम क्या होगा, और भारत की नींव रखने में क्लाइव का सबसे बड़ा योगदान था। ऐसे में डुप्ले और क्लाइव, देखो डुप्ले ने गलती कहाँ की और क्लाइव ने समझदारी कहाँ बताई, वो मैं आपको बता दूं क्लास की शुरुआत से पहले। कि डुप्ले को ये लगता था कि भारत में यदि मद्रास जो है, देखिए उस समय भारत में 3 बड़े शहर थे, एक था कलकत्ता, एक था बंबई और एक था मद्रास, जिनको प्रेसिडेंसी नगर भी कहते थे। डुप्ले को ये लगा कि अगर मद्रास अगर फ्रांसीसियों के कब्जे में आ जाए तो भारत की चाबी उनको मिल सकती है, भारत की चाबी उनको मिल सकती है।
जबकि क्लाइव को ये बात पता है, क्योंकि क्लाइव ने मद्रास की परिस्थितियों को देखकर समझा था कि मद्रास से इतने संसाधन हमें नहीं मिलेंगे जिनका उपयोग कर जो है हम भारत पर राज कर सकते हैं, या इन संसाधनों का उपयोग कर हम भारत में कोई बड़ी सेना गठित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उनको ये बात पता है। तो क्लाइव चाहता है कि बंगाल उसके कब्जे में आए, डुप्ले चाहता है कि मद्रास उसके कब्जे में आए। अब ऐसे में धीरे धीरे क्या होता है कि फ्रांसीसी तो हटते जाते हैं, लेकिन क्लाइव जो है वो मद्रास को भी कंट्रोल में लेता है, और ये जो है आप देखिए कि बंगाल को भी कंट्रोल में करता है। बंगाल को कैसे करेगा आज हम बात करेंगे। बंबई को तो बिना युद्ध किए कंट्रोल में आ जाता है। जब पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा का विवाह जो है वो इंग्लैंड के राजकुमार से होता है, तो बंबई जो है वो दहेज में दे दिया जाता है। किसको दिया जाता है? बंबई दहेज में दिया जाता है अंग्रेजों को। बंबई हमारा, पुर्तगाल की राजकुमारी जो है वो शादी कर रही है, दहेज में इंग्लैंड को दे रहे हैं मतलब आपके गांव में आपकी जमीन पड़ी है, पास वाले गांव में किसी राजा की शादी हो रही है, राजा ने कहा कि ये जो जमीन है ये मैं उसके वो जो राजकुमार है उसको दूं। अब बोला कि भाई साहब जमीन मेरी है, बेटी किसी और गांव की हो रही है शादी, जो है दहेज में किसी और को दे रहे हो, किसी दूसरे जो सदा शादी करने के लिए आए उसको आप दे रहे हो। तो इसी तरीके की मजेदार घटनाओं में देखिए कि बंगाल को किस तरीके से जीता गया। तो बंगाल की एक कहानी बता देता हूं मैं आपको। जब अंग्रेज पहली बार भारत में आए थे, तो अंग्रेज एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे। वो जहांगीर के दरबार में भी गए और परमिशन मांगी कि भाई हमें परमिशन दे दीजिए, भारत में व्यापार करना है। वो जैसे हमारे यहाँ अजमेर में भी मिले थे, एक मिनट जरा, तो परमिशन वगैरह दीजिए। पहले परमिशन नहीं दी गई, तो फिर वो क्या करते थे, जब उनको परमिशन भाई मुगल दरबार द्वारा नहीं दी गई, पहली बार नहीं दी गई, दूसरी बार दी गई, तो वो क्या करते थे कि जो छोटे छोटे जो आसपास के जो राजवंश हुआ करते थे, जैसे सूरत में उस समय आप देखिए मराठों के अधीन था, तो सूरत में एक सामंत था, उससे जो है सूरत जो है बंदरगाह जो है ले लिया कि भाई सूरत हम यूज करेंगे। इसी तरीके से देखिए कि जब औरंगजेब का शासन था दिल्ली में, तो औरंगजेब के शासन के समय बंगाल एक परगना हुआ करता था, मुगलों का एक परगना बंगाल हुआ करता था। और उस समय दो बड़े व्यक्ति थे, जिसमें आप देखिए कि एक तो अली वर्दी खा और एक मुर्शिद कुली खा का नाम सुना होगा। ये जो अली वर्दी खा और मुस्लिम कुली खा है, उन्होंने देखा कि जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई है, तो औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद में जब मुगल दरबार जो है वो कमजोर हुआ है, दिल्ली की जो पकड़ कमजोर हुई है, तब उनने क्या कर दिया कि कलकत्ता को एक नया साम्राज्य या कलकत्ता का एक नवीन स्थापना कर दी कि कलकत्ता की स्थापना अब हमारी है, ठीक है ना। कलकत्ता मतलब कि बंगाल जो है उसके राजा बन गए थे मुर्शिद कुली खा और अली वर्दी खा, जो पहले मुगल दरबार के सूबेदार हुआ करते थे। लेकिन औरंगजेब के बाद में आपने देखा होगा मुगलों के इतिहास में जो है राजा महाराजा जो है वो बहुत ही चिटपुट आते हुए चले जाते हैं। ऐसे में बंगाल में मुर्शिद कुली खा और अली वर्दी खा बहुत शांति से शासन कर रहे हैं, कोई लेना देना है नहीं, जो है लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, और उनको अंग्रेजों से कोई लेना देना नहीं है कि भाई अंग्रेज आए हैं, क्या लेना देना, आए होंगे तो आए होंगे, हमें क्या लेना देना है भाई, हमने अभी भी स्थापना की है बंगाल की, तो हम राज करेंगे शांति से। सपोज कीजिए आपके गांव में आपका जो सरपंच है उसको कहा कि गांव तुम्हारा, अब सरपंच अभी भी तो राजा बना है, अभी भी तो गांव का सरपंच बना है, बोले शांति से गांव में एकदम सरपंचाई करेंगे, कोई लेना देना नहीं है। इतने में आपके गांव में बस आती है, और बस में आकर दो जो है एकदम गोरे अंग्रेज उतरते हैं बस में से, आए होंगे, आए और सरपंच से कहा सरपंच साहब कौन है, तो बोले मुर्शिद कुली खा और अली वर्दी खान जो है एक पटवारी जी है, ग्राम सेवक जी बैठे हैं ऑफिस में, तो बोले बैठे हैं, बोले ठीक है मिलना है उनसे। तो उन्होंने कहा कि व्यापार करना है हमें आपके यहाँ पे। बोले क्यों? अरे व्यापार करेंगे तो आपको भी फायदा होगा। बोले कैसे होगा फायदा? फायदा ऐसा होगा कि देखिए आपके लोगों की हम जो है आपसे लोगों के सामान लेके जाएंगे, हम आपके लोगों को पैसा देंगे, तो आपके लोगों का सामान भी बिकेगा, उसके बदले में व्यापार हम करेंगे तो व्यापार के रूप में आपको थोड़ा बहुत टैक्स भी देंगे। बोले ऐसा है? बोले ठीक है। बोले व्यापार करोगे? बोले हाँ व्यापार करेंगे। ठीक है, कोई नहीं मना करता था, कौन मना करेगा? अब ये मुगल दरबार जब जहांगीर थे वो क्यों मना करेंगे? औरंगजेब पहले मना किया था, फिर जो है औरंगजेब ने जब इनको हराया अंग्रेजों को, तो उसके बाद में मान गए थे अंग्रेज। बोले भाई साहब आज के बाद हम युद्ध नहीं करेंगे, आपको तो हम सिर्फ व्यापारी करेंगे। बोले ठीक है व्यापार करना है करो, मातापोड़ी मत करना। बोले नहीं करेंगे मातापोड़ी। अब आप देखिए कि जो मुर्शिद कुली खा और अली वर्दी खान के पहले आप देखिए तो बंगाल में जो हुगली है, हुगली जो है हुगली शाह सुजा के अधीन था।
तो शाह शुजा ने अंग्रेजों को पहली बार अनुमति दी थी कि भाई ठीक है, वार्ड पंच नहीं होता आपके गांव में, एक वार्ड पंच होता है, सरपंच के अधीन वार्ड पंच, एक गली में कि भाई हुगली जो गली है, आप जो है हुगली का बाजार है, आप वहां आकर व्यापार कीजिए। शाह शुजा ने अनुमति की 1951 में, अंग्रेज आकर व्यापार करते थे। उसके बाद आप देखिए कि जब मुगल दरबार में जब ये नाम है, मैं उन राजा का नाम भूल गया, जब उनकी बेटी का जब इलाज करना था तो अंग्रेज एक डॉक्टर थे, डॉक्टर बर्टन। डॉक्टर बर्टन जो है, जब उन्होंने मुगल जो राजकुमारी था उनका जो इलाज किया, तो मुगलों ने क्या किया कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी अंग्रेजों को। कि तो अलीवर्दी खां और मुर्शिद कुली खां को बुरा भी लगा था कि बंगाल में अभी भी हम सरपंच बने हैं और ये बहादुर शाह जफर तो ये जो पागल से हो रखे हैं, इनको तो कोई ठिकाना है नहीं। अब उन्होंने अंग्रेजों को जो है मुक्त व्यापार की अनुमति कि भाई बंगाल में जो भी व्यापार किया जाएगा उसमें अंग्रेजों को कोई भी शुल्क देने की जो है जरूरत नहीं है। अब मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां तो बुरा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि एक तरफ तो वो सरपंच ही ठोक रहे हैं कि भाई आप हमें शुल्क देना, हमारे यहाँ व्यापार करोगे। अब जिला प्रमुख ने घोषणा कर दी, जिला प्रमुख ने जिले से घोषणा है कि भाई आपके इस फलाना गांव में जो व्यापार होगा उसमें सरपंच को आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो सरपंच तो जिला प्रमुख के अगेंस्ट में जाएंगे जाके, अरे भाई साहब अभी तो सरपंचाई मिली है, अभी तो थोड़ा रोज देने की बात है, आप जो है फ्री में काम करवा रहे हो। इस तरीके आप देखिए, एक व्यक्ति है अजीम उशान, अजीम उशान ने सुल्तानाती, कालीकट और गोविंदपुर की जो दीवानी थी वो अंग्रेजों को दे दी, जहां पर जो है इन तीनों को मिलाकर कलकत्ता नगर जो है स्थापित कर दिया गया। फिर कंपनी ने ये कहा कि जब हम इतना व्यापार कर ही रहे हैं, इतना व्यापार कर ही रहे, तो हमारे व्यापार में हमारा सामान वामान जो है थोड़ा सुरक्षित रहे, क्योंकि सामान हम इधर से भी लेते हैं, इधर से भी लेते हैं, इधर से भी लेते हैं, तो फिर रखे कहाँ पे। तो आप देखिए कि 1700 में वहां पर फोर्ट विलियम की स्थापना कर दी गई और कलकत्ते नगर को स्थापित किया गया। और इस तरीके से देखिए कि बंगाल जो है, बंगाल में धीरे धीरे जो है अंग्रेजी हस्तक्षेप बढ़ा था, लेकिन वो अभी भी व्यापार था। ये फोर्ट का मतलब ये नहीं था कि वहां पर सैनिक रखे जाते थे, ये कारखाने हुआ करते थे जहां पर गोदाम में सामान रखा जाता था, ठीक है ना। यहाँ पर कोई फोर्ट में कोई प्रशिक्षण वगैरह नहीं होता था। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो है कंपनी बंगाल में आई है और उसका मोटिव जो है वो व्यापार करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट कब होती है, जब एक तरफ तो आप देखिए कि अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने की जो है अनुमति दी जाती है, आप देखिए कि मुगल बादशाह द्वारा, उसमें मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां जो है, जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र किया है, वो उनके इस डिसीजन से इतने दुखी हुए कि उन्होंने क्या किया कि पहले ये जो नजराना भेजते थे मुगल बादशाह को कि भाई ठीक है हमारे यहाँ व्यापार हुआ तो हम आपको थोड़ा बहुत नजराना देते हैं, और उन्होंने जो है नजराना भेजना बंद कर दिया एक तो मुगल दरबार को कि भाई अंग्रेजों को क्यों आप अनुमति देते हो। दूसरा, इन्होंने ये भी लगा कि जब अंग्रेज जो है वो बंगाल के इस क्षेत्र में जब हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने आधुनिक जो है सैनिक व्यवस्था स्थापित की और उन्होंने जो है आप देखिए कि विदेशियों पर कड़ा नियंत्रण करने की कोशिश की। और कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम जो स्थापित किया गया था उसमें केवल माल गोदाम रखने की बात की। अंग्रेजों को कभी जो वो किलेबंदी करने के लिए जा रहे थे, हथियार थोड़ा वो रखने के लिए जा रहे थे, मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों को कभी भी परमिशन नहीं दी कि भाई वो जो है वहां पर जाकर जो है हथियार जो है अंग्रेज कुछ रखे। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, मजेदार खेल तब शुरू होता है जब एक मुगल बादशाह आते हैं फर्रुखशियर, जो दिमाग से थोड़े पैदल है। फर्रुखशियर, उन्होंने 1717 में एक शाही फरमान जारी किया और ये शाही फरमान जो है वो इतना खतरनाक साबित हुआ बंगाल के इतिहास में। आप देखिए कि पहले क्या होता था कि बंगाल से जो भी सामान कलकत्ता बंदरगाह से इंग्लैंड के लिए रवाना होता था, इंपोर्ट किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था, तो सामान जैसे कलकत्ता बंदरगाह में पड़ा अब इंग्लैंड के लिए भेजा जा रहा था, तो जो भेजा जा रहा था तो बीच में जो टैक्स लगता था निर्यात शुल्क, वो अलीवर्दी खां और मुर्शिद कुली खां को मिलता था। पहले क्या करते थे, अलीवर्दी खां और मुर्शिद कुली खां इनका एक नजराना मुगल दरबार को भेज देते थे कि भाई ठीक है हम आपको भेज देते हैं। लेकिन जब ये उन्होंने नजराना देना बंद कर दिया तो मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने क्या किया कि उन्होंने शाही फरमान जारी कर दिया कि भाई अब आप जो अंग्रेज जो है वो मुक्त व्यापार कर सकते हैं, आपको जो है मतलब आयात निर्यात फ्री कर सकते हैं। पहले तो अंदर फ्री में व्यापार कर सकते थे। आप क्या होता था पहले कि भाई पहले आपने देखा होगा कि एक रियासत से एक दूसरी रियासत में जाना होता था व्यापार करने के लिए, तो टैक्स लगता था। जैसे सपोज कीजिए कि जैसलमेर रियासत से जैसलमेर रियासत से जोधपुर रियासत में अगर कोई सामान आता था तो उसमें जो है कर लगता था, ठीक है ना, चुंगी कर लगता था, जगह जगह पर जो है रोडों पर सराय बनाई जाती थी। तो पहले तो मुक्त व्यापार कर दिया आंतरिक रूप से। जब शाही फरमान द्वारा का क्या कर दिया 1717 में, शाही फरमान द्वारा भारत से अगर इंग्लैंड भी सामान बेचा जा रहा है तो भी फ्री। मुर्शिद कुली खां और उनको तो भाई
बोले फरुख शेर जी दिमाग से क्या मतलब चलता है कि नहीं चलता है। तो उनको गुस्सा आया। अब उसमें दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है कि जब मुर्शिद कुली खां और अली वर्दी खां का देहांत हो जाता है ना इसी घटनाक्रम में, तो एक युवा आदमी जो है वो बंगाल का जो है राजा बन जाता है, और वो युवा नवाब है सिराजुद्दौला। ठीक है ना, सिराजुद्दौला। ठीक है ना, ये यहाँ पर थोड़ा ठीक है ना, वो युवा जो विद्वान है उसका युवा जो नवाब है उसका नाम है सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला क्या है कि यंग है, यंग है। अब यंग खून थोड़ा खतरनाक होता है। अब वो थोड़ा बुढ़ापे जैसी सोच नहीं रखता है। अब ये जो यंग जो खून है, इस यंग खून में सबसे बड़ी जो चीज उन्होंने देखी वो अपने काका और अपने पिताजी से देखी, वो ये की कि अंग्रेजों को किसी भी रूप में, अंग्रेजों को किसी भी रूप में केवल व्यापारी बने हुए ही रखना है बंगाल में। अंग्रेजों को किसी भी रूप में बंगाल पर हस्तक्षेप करने के लिए अनुमति नहीं देनी है, क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहे थे, अंग्रेज अगर आप देखोगे तो इसी समय अंग्रेज जो है वो धीरे धीरे दक्षिणी भारत में कर्नाटक में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए, जो है करने वाले थे। क्योंकि उस समय वहां पर चंदा साहब और उसको लेकर जो एक उत्तराधिकार का युद्ध होता है, जिसमें पहले आप पढ़ते हैं आंग्ल कर्नाटक युद्ध। सबसे पहले अंग्रेजों ने युद्ध के द्वारा किसी चीज को जीता है तो वो कर्नाटक को जीता है। दूसरी बारी आती है बंगाल की। ठीक है, हम एक क्लास लेंगे उसमें आंग्ल कर्नाटक युद्ध, बड़ा मजेदार युद्ध है, उसको कभी कवर करेंगे। तो सिराजुद्दौला के मन में ये स्पष्ट है कि इनको जो है हम व्यापार करने के लिए ही रखेंगे, इनको कभी भी जो है हम कभी भी जो है उनको कहेंगे कि एक प्रकार से बंगाल में राज जो है राज स्थापित करने के लिए। जैसे सिराजुद्दौला आया, एक से एक फरमान जारी कर दिए सिराजुद्दौला ने। जो भी कंपनियों को छूट दी गई है आज से सब छूट बंद। जैसे रात को मोदी जी 9 बजे घोषणा करते हैं ना कि आज से 500 के नोट बंद, तो सिराजुद्दौला ने आते कि भाई बंगाल में जो भी व्यापार कर रहे हैं, भले वो अंग्रेजी कंपनी हो, फ्रांसीसी कंपनी हो, जो भी मुगल दरबार ने जो भी फरमान जारी किए थे, मुक्त व्यापार सब बंद। आज से आपको जो है सभी को कर देकर व्यापार करना पड़ेगा, भले वो विदेशी व्यापारी हो या भारतीय व्यापारी हो। अंग्रेज अंग्रेज जैसे बैठे थे व्यापार। कौन है ये? बोले ये जो गए हैं उनके बेटे हैं। बोले ये तो खतरनाक आदमी है। आते ही सीधा जो है एकदम चौका मार दिया कि भाई कोई फरमान नहीं, आपको जो है सबको टैक्स देना पड़ेगा। सब जो पहले वाले फरमान गए थे वो गए, वो चचा के साथ में गए, अब वो फरमान आपके यहाँ नहीं चलेंगे, सभी को कर देना पड़ेगा। दूसरा ये कि अगर अगर आप कर नहीं दोगे, तो आपके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी और आपके विरुद्ध जो आपको यहाँ से भगा दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि एकदम युवा नवाब बैठा है। अंग्रेज जो 20-30 साल से व्यापार कर रहे थे वहां पर, अंग्रेजों को लगा कि नया नया आया है, कर तो थोड़ी देंगे, अभी तो है हम कलकत्ता में जो है वो फ्री में जाकर सामान देने लग गए। और कलकत्ता में अंग्रेजों ने कलकत्ता में आने वाले सामान पर खुद ने कर लगा दिया कि भाई कलकत्ता जहां पर आप देखिए कि क्योंकि उस समय सिराजुद्दौला है उसकी राजधानी मुर्शिदाबाद है। कौन सी राजधानी है? मुर्शिदाबाद है, जो कलकत्ता से थोड़ी दूर है। और कलकत्ता जो नया नया नगर स्थापित किया गया है, जिसमें सुल्तानाटी, गोविंदगढ़, ये 3 जो छोटे छोटे गांव थे इनको मिलाकर, तो कलकत्ता में जहां पर अंग्रेज बैठे हैं और मुर्शिदाबाद राजधानी है, आप देखिए किसकी है? सिराज की, मुर्शिदाबाद। यहाँ पर सिराजुद्दौला है। सिराजुद्दौला ने कहा कि कोई भी जो है बिना कर दिए व्यापार नहीं करेगा। उल्टा क्या कर दिया कि कलकत्ता में जो अंग्रेज है, इन्होंने कलकत्ता में जो लोग व्यापार करने के लिए आ रहे हैं तो कलकत्ता में टैक्स ये लेना शुरू कर दिया। बोले सिराज होगा, तुम जाओ अपने घर पे, हम नहीं मानते आपका फरमान। और कलकत्ता में इन्होंने किलेबंदी शुरू कर दी। जब कलकत्ता में इन्होंने किलेबंदी शुरू कर दी तो सिराज को गुस्सा तो आना ही था। सिराज को कहा कि एक तरफ तो हमने आते फरमान जारी किए, उल्टा काम कर रहे हैं। अब ये जो अंग्रेजों को इतना साहस आया कहां से? सर इतना साहस आया कहां से? साहस आने के पीछे का कारण ये था कि अंग्रेज दक्षिण भारत में कर्नाटक युद्ध कर रहे थे और वहां पर जीत कर आए थे। वहां पर उन्होंने जो है कर्नाटक युद्ध जो हुए थे, प्रथम, द्वितीय और सेकंड कर्नाटक युद्ध, थर्ड कर्नाटक युद्ध, उसमें इन्होंने कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों को पराजित किया था। और कर्नाटक युद्ध में उन्होंने जो है आप देखिए कि अपना जो चाहने वाला व्यक्ति था उसको नवाब बनाया था वहां कर्नाटक का। तो क्लाइव जो था उसमें बदमाश आदमी था, रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव बड़ा बदमाश आदमी था। तो रॉबर्ट क्लाइव जो मद्रास में बैठा है, तो अंग्रेजों को पता है कि भाई अब हमें यदि कलकत्ता में थोड़ी हम जो है फोर्ट वोट हम बनाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास क्लाइव जैसा मजेदार व्यक्ति बैठा है और अभी सिराज नया है, हम इसकी बात मानेंगे नहीं। और जीता हुआ व्यक्ति, जैसे आपने क्रिकेट मैच में किसी एक टीम को हरा दिया
अब दूसरा मैच खेलने के लिए जा रहे हो तो एकदम कॉन्फिडेंस में होते हैं आप, कॉन्फिडेंस में नहीं, कॉन्फिडेंस में होते हैं आप, हरा देंगे, क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हरा देंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। अब जब ये घटना हुई तो सिराज को थोड़ा बुरा लगा। सिराज ने क्या किया, सिराज ने एक छोटी सी सेना ली और छोटी सी सेना लेकर वो क्या किया, वो चला मुर्शिदाबाद से कलकत्ता की तरफ। बोले मैं आ रहा हूँ, रुको तुम, मैं आ रहा हूँ, तुम अपने क्लाइव को बुलाओ, पप्पा को बुलाओ या मम्मी को बुलाओ, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। और सिराज जो है एक छोटी सी सेना लेकर जो है कलकत्ता पहुंचा और कलकत्ता में आया 1756 में। और आते ही जो है यहाँ से है अंग्रेजों को ऐसा भगाया, बात नहीं मानोगे, ऐसा भगाया कि सारे अंग्रेज जो है कलकत्ता से भागकर बंगाल की खाड़ी में एक छोटा सा द्वीप है फुल्टा द्वीप, और फुल्टा द्वीप उस समय जो है मच्छरों के लिए, कीट पतंगों के लिए जाना जाता है। सारे अंग्रेज जो है यहाँ पर आकर फुल्टा द्वीप में छिप गए, फुल्टा द्वीप में छिप गए। लेकिन कहते हैं कि इतिहासकार लिखते हैं कि सिराज ने अंग्रेजों को सही पहचाना था, क्योंकि भारतीय इतिहास में कुछ ही लोग ऐसे थे या कुछ ही शासक ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों के सही चरित्र की पहचान की थी, सही चरित्र की पहचान की थी। उनमें आपने एक नाम सुना होगा टीपू सुल्तान का, एक नाम हैदर अली का नाम सुना होगा, एक सिराजुद्दौला का नाम सुना होगा, एक आपने नाम सुना होगा बाजीराव जो है पेशवादित्य, उनका नाम सुना होगा, एक रंजीत सिंह जी का नाम सुना होगा, मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां, जो आधुनिक काल में या शुरुआत जब हो रही है उस समय जब अंग्रेज कंपनी आई है तो उस अंग्रेजों की सही चित्र की पहचान उन्होंने की है। हमारे राजस्थान के राजवंश जो है वो अंग्रेजों को सही समझ में नहीं पाए थे, क्योंकि आप देखिए अंग्रेजों के साथ सबकी सहायक संधियां थी, आपने पढ़ी होगी, सबकी सहायक संधियां पढ़ी हुई है। और अंग्रेजों के साथ राजस्थान के इतिहास में आप अंग्रेजों के साथ में राजस्थानियों के युद्ध नहीं देखोगे। आपने कभी पढ़ा है, बहुत कम लेवल पर आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान के राजाओं का अंग्रेजों के साथ में युद्ध हुआ हो। सब जो है अंग्रेजों की सहायक संधियां, अधीनस्थ संधियों के अधीन जो है रहकर काम कर रहे हैं। कुछ भारत के इतिहास में कुछ गिने चुने थे जो ये, जिसमें एक सिराजुद्दौला था, वो जानता था कि ये कंपनी नहीं है, ये कुछ बड़ा काम करने के लिए आए हैं यहाँ पर। और उन्होंने जो है, सिराज ने क्या कर दिया, 1956 में आकर फोर्ट विलियम पर कब्जा कर दिया, यानी कलकत्ता पर कब्जा कर दिया और अंग्रेजों को वहां से भगा दिया। अंग्रेज गए फुल्टा द्वीप में। अब अंग्रेज जो है ना वो क्लाइव का इंतजार कर रहे हैं कि भाई क्लाइव जो है कहाँ बैठा है। क्लाइव जो है वो मद्रास में बैठा है। कहां पर बैठा है, मद्रास में, क्योंकि मद्रास में उसको कर्नाटक युद्ध जो हुआ था उसमें जो है वहां पर जो है क्लाइव ने बहुत बड़ा खेल खेला था। अब अंग्रेज ने क्या कर दिया, अंग्रेजों ने जो है क्लाइव को सूचना दे दी, क्लाइव को सूचना पहुंचाई, ठीक है ना, जहाज के द्वारा कि भाई क्लाइव को आमंत्रित किया कि भाई आओ, ये सिराज नाम का व्यक्ति जो हमें परेशान कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सिराजुद्दौला ने गलती क्या कर दी कि सिराजुद्दौला कलकत्ता को जीत कर वापस मुर्शिदाबाद आ गया और उसने कलकत्ता को किसको दिया, एक ऐसे व्यक्ति को जो एक व्यापारी है, मानिकचंद नाम का व्यापारी था, उसको प्रभारी बना दिया। अगर यहाँ पर सिराजुद्दौला अगर किसी बड़े सैनिक अधिकारी को अगर यदि यहाँ पर आप देखोगे कि अगर जो है वो प्रभारी बनाता, जैसे आप देखिए कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीता था और उसका नाम खिलजाबाद रखा था, तो उसने वहां पर किसको रखा था, अपने बेटे को रखा था कि भाई इसका प्रभारी अपना बेटा रहेगा। उसने वहां के व्यापारी को नहीं बड़ा किया कि भाई वहां का व्यापारी जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो है संरक्षण करेगा। ये राजस्थान का एक शासक था। इसी तरीके से सिराज ने, कहते हैं इतिहासकार लिखते हैं कि सिराज ने जो है यहाँ पर थोड़ी गलती कर दी कि उसने कलकत्ता को जीत कर कलकत्ता जो है एक व्यापारी के अधीन रखकर आ गए कि भाई आप देखना कि भाई वापस अंग्रेज ना आए। अब व्यापारी क्या करेगा, थोड़ी बहुत सेना रख ली, ठीक है ना। अब अंग्रेज जो है, आप देखिए कि अंग्रेज इंतजार कर रहे हैं फुल्टा द्वीप में। और जब आप देखिए कि जब क्लाइव को बुलाया गया, क्लाइव जो है, क्लाइव और एक उनके साथ एक सैनिक अधिकारी थे एडमिरल वाटसन, और क्लाइव और एडमिरल वाटसन ने क्या किया कि वो जब फुल्टा द्वीप में आए और फुल्टा द्वीप में आते ही क्या किया, एक मजेदार चीज जो है क्लाइव ने की इतिहास में। कहते हैं कि इतिहास में एक कॉर्नवालिस, एक कर्जन और एक क्लाइव, ये तीनों का है। इन तीनों से कई बार सवाल पूछेंगे। कर्जन वो आदमी था, कर्जन, लॉर्ड कर्जन, जो 1905 में आप पढ़ते हैं कि जब बंगाल का विभाजन हुआ तो कर्जन वो व्यक्ति है। कहते हैं कि इतिहास में यदि भारत को कोई सबसे ज्यादा जानता था ना तो वो लॉर्ड कर्जन था। कौन था लॉर्ड कर्जन? लॉर्ड कर्जन ने भारत के बारे में इतना पढ़ा था कि वो भारत आने से पहले भारत के लोगों को बहुत ज्यादा जानता था। जब वो आया और उसने देखा, वो जब जहाज के रास्ते बंबई आया और बंबई से लॉर्ड कर्जन बंगाल जा रहा था ट्रेन में बैठकर, तो ट्रेन में बैठकर जा रहा था तो उसने जो है एक प्लेटफॉर्म पर देखा कर्जन ने, कि कर्जन अपनी आत्मकथा में लिखता है कि एक प्लेटफॉर्म पर देखा कि भारत के कुछ लोग जो है वो भालू को डांस करवा रहे हैं।
भालू को डांस करवा रहे हैं। तो कर्जन देखकर हंसने लग गया। कर्जन देखकर हंसने लगे, बोले ये क्या है? बोले ये जो है ये जो है क्या कहेंगे, कर्जन सोचा था कि भाई कोई इंसान इंसान है, ये देखा कि ये भालू है और ये जो है इसको डांस करवा रहे हैं। तो वो भारतीय उस मतलब ऐसा वर्णन करता है कि भारतीय लोग जिसको आप कहते हैं कि भाई वो सांपों और वो इस तरीके का देश है। तो कर्जन जब जा रहे थे ना वापस इंग्लैंड, तो कर्जन ने ये कहा था कि अगर मैं भारत का गवर्नर जनरल नहीं रहा, जैसे गवर्नर जनरल बनकर आए थे, अगर मैं भारत का गवर्नर जनरल नहीं बना तो मैं बंगाल का जो निगम होगा उसका मैं महापौर बनना चाहूंगा। उसका भारत के प्रति, वो भारत में जो है निवास करना चाहते थे, लेकिन खैर इंग्लैंड की सरकार ने जब बंगाल का विभाजन हुआ और कर्जन का जो सबसे बड़ा डिसीजन माना जाता है और सबसे गलत डिसीजन भी माना जाता है अंग्रेजी इतिहास में, तो फिर कर्जन को इंग्लैंड वापस बुला दिया गया। ऐसा ही व्यक्ति है क्लाइव। क्लाइव ने क्या किया कि फुल्टा द्वीप में आते ही, क्लाइव बड़ा दिमागी व्यक्ति है, बड़ा, उसने आते ही क्या कर दिया कि क्लाइव को पता है कि भारत के लोगों में आपसी फुट ज्यादा है और कर्नाटक युद्ध में वो देख कर आया है। और क्लाइव को ये भी पता है कि अगर भारतीयों को 2-4 रुपए दे दिए जाए तो वो इधर से इधर हो सकते हैं, जैसे आज भी होता है राजनीति में, आज भी होता है कि 2 करोड़ रुपए पहुंचा दो तो इस पार्टी से इस पार्टी में होने में कोई दिक्कत प्रॉब्लम है नहीं। क्लाइव ने क्या कर दिया, एक संदेश पहुंचाया कलकत्ता नगर में। संदेश क्या पहुंचाया कि जो भी व्यक्ति कलकत्ता पर अधिकार करना चाहते हैं, जो भी भारत के लोग कलकत्ता में फ्री व्यापार करना चाहते हैं, तो वो आकर मुझसे मिल सकते हैं। अब हमारे तो वो ये मानिक चंद, अमी चंद, जगत सेठ वगैरह जो था, ये लाल ऐसे लंबी लगा के वो लाल उनकी लटक रही थी कि भाई कोई आए और हमारे सामने टुकड़ा फेंके और हम जाए। जैसे अब देखो मजेदार चीज देखिए, आप आपके घर में आप ऑलरेडी बैठे हुए, अमी चंद ऑलरेडी जो है, अमी चंद मानिक चंद ऑलरेडी कलकत्ता में बैठे हुए हैं। भगाए हुए कौन है? अंग्रेज है। भगाए हुए कौन है? अंग्रेज है। सिराजुद्दौला का संरक्षण उन्हें प्राप्त है। आपके घर में आप बैठे हो और आपके जो है आपके मोहल्ले में आकर कोई जो भाषण दे रहा है कि आपके घर पर आपको शासन करना है जिंदगी भर के लिए, तो आकर आपको मूल्य, तो आप बोले बेवकूफ है कि ये आदमी, मैं घर में, मेरा घर है, मेरे घर में मैं बैठा हूं, इसके भाषण देने से क्या होगा? क्लाइव ने भाषण दे दिया कि भाई जिसको भी कलकत्ता पर अधिकार करना हो, कलकत्ता में मुक्त व्यापार करना हो, तो वो आकर मुझसे मिल सकते हैं। सब गए क्लाइव से मिलने के लिए, सब गए, बोले हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। और आप देखिए कि जब हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए ये था, तो क्लाइव ने क्या कर दिया, कोई युद्ध नहीं किया। मानिक चंद जिसको प्रभारी बना दिया था उसको रिश्वत दी, ये लो पैसा, ये अपनी तिजोरी में रख देना, कलकत्ता पर अधिकार हमें दे दो, आप मस्ती से व्यापार करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मानिक चंद ने कहा ठीक है करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बोले फ्री में व्यापार करने के लिए दोगे? बोले फ्री में। बोले सिराजुद्दौला वो भी फ्री में देता, आप हमें ज्यादा थोड़ा हमें सहूलियत दे। बोले हाँ आपका सामान हम खूब बेचेंगे इंग्लैंड में, क्या टेंशन लेते हैं, ठीक है। और आप देखिए कि सिराजुद्दौला ने जो युद्ध कर बंगाल को जीता था, वो 1 मिनट में पलक झपकते ही कलकत्ता, क्लाइव ने बिना युद्ध किए 1 पैसे मतलब मुंह बोलते ही जो है कलकत्ता उनके अधीन में आ गया। जब ऐसी स्थिति आ गई तो अब सिराजुद्दौला के पास में कोई रास्ता नहीं था, तो सिराजुद्दौला ने क्या किया कि जो है क्लाइव ने संदेश पहुंचाया सिराजुद्दौला का कि भाई क्या कहते हो सिराज, क्या करना है, कलकत्ता तो आ गया वापिस। तो ऐसे में सिराजुद्दौला ने जो थोड़ी परिस्थितियों को देखकर जो है 9 फरवरी 1957 को अलीनगर की संधि हुई सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। और अलीनगर की संधि में ये हुआ कि सिराजुद्दौला ने जो है जो पुराने अधिकार थे जो व्यापार के, वो व्यापार के अधिकार, पुराने अधिकार किसको दे दिया? अंग्रेजों को वापस दे दिए और कहा कि जो है आप जो है व्यापार कीजिए, हम आप पर जो टैक्स है। लेकिन सिराजुद्दौला के मन में ये बड़ा जो है उनको खराब लगा कि ये गलत हुआ है, कहीं ना कहीं बिल्कुल खराब था ही। अलीवर्दी खां, मुर्शिद कुली खां जिनके रास्ते पर जो है सिराज चल रहा है, तो सिराज को ये बुरा लगना ही था। ये स्थिति जो है अपमानजनक थी उसके लिए, क्योंकि उसको नहीं पता था कि मेरे विश्वासघाती लोग भी ऐसे बैठे हैं जो इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। ऐसे में आप देखिए, अब ऐसे में क्लाइव सिराज से एकदम आगे सोचता है। क्लाइव, अब देखो यहाँ पर मुठभेड़ कैसी है, महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है। महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई कैसी है? क्लाइव को तो पूरे बंगाल पर अधिकार करना है। क्लाइव ने तो अभी केवल एक पहला खेल खेला है, खेल कलकत्ता को लेकर खेला है जो बिना युद्ध किए। अब क्लाइव को सिराजुद्दौला को हराना है, लेकिन क्लाइव तो स्थितियां देखे ना कि मैं सिराजुद्दौला से युद्ध कैसे करूं, कौन से मुद्दों पर युद्ध करूं। अगर सपोज कीजिए कि अलीनगर की संधि में सिराजुद्दौला मानने से मना कर देता
कि मैं जो है नहीं मानता आपकी ये शर्तें, तो युद्ध होता। क्लाइव यही चाहता था कि युद्ध करे, क्योंकि वो अभी कर्नाटक में जो है उनको लोगों को हराया। क्लाइव को पता है कि मैं किस तरीके से इन लोगों को हराना है। उनके पास सेना बड़ी नहीं है, लेकिन उनके पास षड्यंत्र बड़े बड़े हैं। क्लाइव के पास में बड़ी सेना नहीं है, क्लाइव के पास बड़े षड्यंत्र है, और षड्यंत्र के रास्ते वो जो हरा सकता है। अब देखिए कि सिराजुद्दौला जो पुनः कलकत्ता को प्राप्त करना चाहता है, वो अपमानजनक संधि से ग्रसित है। एक तरफ क्लाइव जीतना चाहता है, दूसरी तरफ सिराज भी जिसको जीतना चाहता है, लेकिन वो अपमानजनक स्थिति में है। ऐसे में आप देखिए कि अब सिराजुद्दौला को किस प्रकार से सिराजुद्दौला पर आक्रमण किया जाए। तो सिराजुद्दौला पर आक्रमण करने के लिए आपको जो है सिराजुद्दौला पर कुछ आरोप भी लगाने पड़ेंगे। भाई आरोप लगाकर ही जो है आक्रमण करोगे, तो सिराजुद्दौला पर एक काल कोठरी की जो घटना है उसका आरोप लगाया जाता है। और ये एक विद्वान है हैवलॉक हॉलवेल, क्या नाम है, हॉलवेल, कहते हैं कि ये घटना सत्य नहीं है इतिहास में, ये हॉलवेल के दिमाग की उपज है। जब सिराजुद्दौला को जब ये संधि करनी पड़ी थी, तो सिराजुद्दौला कहते हैं कि सिराजुद्दौला बड़ा अपमानित हुआ था, और वो कहते हैं, हॉलवेल कहता है कि जो है अंग्रेजों से बहुत ही जो है अपमानित हुआ था, और जब वो तो अंग्रेजों के प्रति उसमें जो है एक घृणा वगैरह आ गई थी, तो सिराजुद्दौला ने क्या कर दिया था कि 146 जो अंग्रेज जो थे उनको एक बहुत ही छोटा सा कमरा था, 18 फीट लंबा, 14 फुट छोटा और 10 इंच चौड़े कमरे में जो है उनको रख दिया, ठीक है ना। और आप देखिए कि 20 जून 1756 को इसमें अंग्रेजों को रखा, और कहते हैं कि इसमें से जब इसको खोला गया था, जब 3 दिन बाद में 23 जून को, तो इसमें से केवल 23 अंग्रेजी जिंदा थे, बाकी सब मर गए थे, ठीक है ना। 146 में से लगभग जो है 23 अंग्रेजी जिंदा बचे थे। तो अंग्रेज कहते हैं कि क्लाइव ने और बाकी लोगों ने कहा कि भाई सिराजुद्दौला के सामने हम इसलिए युद्ध करने के लिए गए थे, या इसलिए युद्ध करने के लिए अभी जाएंगे क्योंकि उन्होंने जो है हमारे लोगों को मारा है। अब सिराजुद्दौला का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये एक्चुअल में हॉलवेल के दिमाग की जो है उपज थी, हॉलवेल के दिमाग की जो उपज थी। इसी घटना को लेकर आप देखिए कि रॉबर्ट क्लाइव और यानी कि और सिराज, यानी कि मैं कहूंगा कि अंग्रेजों और बंगाल के मध्य जो है वो पहली लड़ाई होती है, जिसको आप कहते हैं प्लासी का युद्ध। एक्चुअल में प्लासी का मैदान जो है, आप देखिए कि वहां पर प्लासी नाम के फ्लावर जो है वो प्लास नाम के जो फ्लावर है वो उगते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1857 का ये घटनाक्रम है, ठीक है, सॉरी 1757 का ये घटनाक्रम है, ठीक है ना, 1757 का ये घटनाक्रम है। थोड़ा वो टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गई होगी। अब अगर ये युद्ध हो जाता, तो इतिहासकारों का मानना है कि प्लासी का युद्ध अगर हो जाता, तो सिराजुद्दौला के वास्तविक रूप में उनकी विजय होती। लेकिन क्लाइव को पता है कि युद्ध कैसे करना है। कहते हैं कि प्लासी का युद्ध ना होकर मात्र एक षड्यंत्र था। आईएएस में एक बार सवाल आया था कि प्लासी का वास्तविक युद्ध ना होकर मात्र एक षड्यंत्र था। उसका रीजन ये था कि एक तरफ मुर्शिदाबाद से सेना लेकर चला है, आप देखिए कि सिराजुद्दौला, और एक तरफ बंगाल से सेना लेकर चला है क्लाइव, और आप देखिए कि युद्ध होना है प्लासी के मैदान में। और उस समय सिराज के जो सबसे विश्वास जो भक्त व्यक्ति है, उसमें आप देखिए मीर बदान है, मोहनलाल है, मीर जाफर है और राय दुर्लभ है। ये 4 लोग ऐसे हैं जो उसकी सेना में बड़े लोग हैं, या कहेंगे कि उसकी जो रणनीतिक स्थिति में बड़े लोग हैं। जब युद्ध किया जाने लगा, तो उससे पहले क्लाइव ने फिर एक बैठक बुलाई। बैठक इस बार संदेश पहुंचाया, क्लाइव इस बार संदेश पहुंचाया सिराज की सेना में। किसने पहुंचाया? आप देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने। और संदेश ये पहुंचाया कि भाई बंगाल की गद्दी पर कौन बैठना चाहेगा। फिर हमारे कुछ भिखमंगे लोग थे, मैं तो ऐसे ही इस नाम से पुकारता हूं, फिर हमारे कुछ ऐसे विश्वासघाती लोग थे, जिसमें एक था मीर जाफर, एक था राय दुर्लभ। सर मुझे बनना है, आई वॉन्ट टू बिकम अ गवर्नर ऑफ बंगाल। मीर जाफर, राय दुर्लभ पहुंचे क्लाइव के पास में, बोले क्या बात कर रहे हो, सिराज को मारकर आप हमें बनाएंगे? बोले हाँ बना देंगे, हमें क्या दिक्कत है, हमने कर्नाटक में कई लोगों को बनाया है। बोले क्या बात कर रहे हो? सिराजुद्दौला को पता है कि ये किसी को बनाने वाले हैं नहीं, ठीक है ना। लेकिन ये मीर जाफर, राय दुर्लभ जैसे भोले लोग, इनको क्या पता कि अंग्रेजों का वास्तविक चरित्र है क्या, क्लाइव किस खिलाड़ी को कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मीर जाफर और राय दुर्लभ जो है वो युद्ध करने से पहले बिक गए, और उन्होंने कहा ठीक है कि हम जो है युद्ध में हिस्सा ही नहीं लेंगे, हम खड़े रहेंगे। उनके पास में उनके पीछे बड़ी बड़ी सेना थी, जैसे एक का नेतृत्व तो मीर जाफर कर रहा था, हो गया हम खड़े रहेंगे, हम युद्ध में भाग नहीं लेंगे।
और जब युद्ध शुरू हुआ, क्लाइव को पता है कि पूरी सेना तो भाग लेने वाली है नहीं, और क्लाइव ने बड़ी रणनीति के स्थान पर आप देखिए कि सुबह युद्ध हुआ, दोपहर तक निपट गया। प्लासी का युद्ध जो था वो सुबह युद्ध हुआ, 2-3 घंटे में फैसला हो गया, क्योंकि मीर बदान और मोहनलाल के अलावा सिराजुद्दौला की सेना से कोई लड़ाई नहीं, जो है उनके नाम मात्र के सैनिक लड़े। और आप देखिए कि अंग्रेज के उस समय आप देखिए कि 29 और नवाब के लगभग 500 सैनिक मारे गए। एक छोटा सा युद्ध हुआ, दोपहर तक तो सिमट गया, सेना आई नहीं। और इस तरीके से कहते हैं कि वहां पर आप देखिए प्लासी के युद्ध में जो है नवाब की सेना को भागना पड़ा और अंग्रेज जो है पहली बार जीते। जब अंग्रेज पहली बार जीते तो आप देखिए सिराजुद्दौला जो था उसको वहां से भागना पड़ा, और वो भागकर जो है आप देखिए कि बंगाल से बाहर चला गया। ऐसे में पूरा बंगाल जो है वो खाली पड़ा है। और कहे अनुसार क्लाइव ने क्या कर दिया कि मीर जाफर जो था उसको नवाब घोषित कर दिया गया कि भाई आप जो है हम आपको नवाब बनाते हैं। अब अंग्रेज ने जैसे ही नवाब बनाया तो अंग्रेज क्या चाहते थे? अंग्रेज चाहते थे धन दौलत भारत से। नवाब बनाया तो नवाब बनाते ही जैसे है मीर जाफर ने कहा कि हमें नवाब बनाने की खुशी में अंग्रेजों को हम जो है 24 परगनों की जो जागीरदारी है वो पुरस्कृत करते हैं कि 24 परगना जो जिला है, जो परगना है उनका, उस परगने से जो भी राजस्व मिलेगा अब वो बंगाल के नवाब के पास में नहीं आएगा, अब जो आएगा वो अंग्रेजों के पास में। अंग्रेज बोले वाह, यही तो चाहिए था हमें, पैसा ही तो चाहिए। फिर कहा कि क्लाइव को हम बेशुमार, कहते हैं कि उस समय क्लाइव को 3 करोड़ रुपए दिए गए थे। उस समय जो है क्लाइव को 3 करोड़ रुपए दिए गए थे उस समय, आप सोचिए। और क्लाइव बेशुमार धन का मालिक, पैसों पर सोया है रात को, बोले कोई युद्ध नहीं, बंगाल को जीता है बिना युद्ध किए। आरएस एग्जाम क्लियर किया है स्मार्ट स्टडीज से, आरएस एग्जाम को क्लियर किया है बिना जो है ज्यादा मेहनत किए, रातों की नींद खराब किए। ऐसी स्थिति में जो है हमने आरएस के एग्जाम को क्लियर किया है। तीसरी घोषणा कर दी मीर जाफर ने कि भाई कंपनी के जो भी लोग हैं, जो अंग्रेजी व्यापारी है, कर्मचारी है, उनको आप बंगाल में व्यापार कीजिए, हम जो है आपसे कोई टैक्स वैक्स नहीं लेंगे। बोले क्या बात कर रहे हो, एक से एक चौका मार रहे हैं आप तो, क्लाइव ने कहा। अब जैसे जितना मीर जाफर जो है धन देता गया, जितना मीर जाफर धन देता गया, ऐसे में जो है अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा बढ़ती गई, अंग्रेज जो है वो खुश होते गए। अब ये जो लेन देन वाला संबंध होता है ना, कि हम आपको देंगे तब तक हम जो है आपको राजा बना। क्लाइव ने ये बात मीर जाफर के स्पष्ट कर दी थी कि भाई आपको जो हमें सुविधाएं देनी है, अगर आप हमें सुविधाएं दोगे तब तक आप बंगाल के राजा है, नहीं तो हम तो किसी दूसरे को बिठा देंगे, कल हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने जो मीर जाफर को ये पता है कि जब तक हम जो है अंग्रेजों को धन देंगे तब तक हम बंगाल के नवाब है। जब अंग्रेजों को हमने धन देना बंद कर दिया, अंग्रेजों की हमने तो सुननी बंद कर दी, कहते हैं ना आप किसी दूसरे के कहने से कितने दिन तक राजा बन सकते थे? राजा तो आपको बनना है तो आपकी वास्तविक शक्ति को लाना पड़ेगा, आपकी वास्तविक डिसीजन से आप राजा बनोगे। किसी की सपोर्ट से आप कितने दिन रह सकते हो? वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जैसे ही सपोर्ट ऐसे गया या कुछ भी मन मुटाव हुए, आपकी जो है राजशाही आपकी उसी दिन समाप्त हो जाएगी। अब देखिए कि कहते हैं कि बंगाल की विजय, ये लाइन है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आरएस के एग्जाम में सवाल आएगा आपके। कहते हैं कि बंगाल की विजय से अंग्रेजों को भारत की चाबी मिल गई। बंगाल की चाबी जो है, या भारत की चाबी जो बंगाल से मिली है, उसने बंगाल ने इतनी धन दौलत अंग्रेजों को दी है कि उस धन दौलत के दम पर अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी सेना, बहुत आधुनिक हथियार, दूसरे राज्यों को, दूसरे रियासतों को जीतने में जो है उन्होंने खूब सारा जो है बंगाल का उपयोग किया है। क्योंकि बंगाल एक वो क्षेत्र है जिसका एक तो बंदरगाह, उसका जो है व्यापार बहुत होता है। भले वो आप देखो कि पूर्वी देशों के साथ में बंगाल वो क्षेत्र है जहां उस समय आमदनी ज्यादा होती थी किसानों से, जमींदारी में किसानों से, जमींदारी पड़ता आप जो पढ़ते आ गए, बंगालों की जो है ब्रिटिशर्स की देन है। जो आप पढ़ते हैं जमींदारी बंदोबस्त, आप देखिए परमानेंट सेटलमेंट जो आप पढ़ते हैं, उसकी शुरुआत बंगाल से हुई है। अब वो कैसा है, आप देखिए बंगाल जो है वो एक एल्यूवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा में स्थित एक राज्य है, एक परगना है, जहां पर जो है किसान समृद्ध है। वहां पर खेतीबाड़ी में बहुत उपज होती है, उस खेतीबाड़ी की उपज से आमदनी बहुत अच्छी होती है, अंग्रेजों के पास में धन दौलत बहुत अच्छी आती है, ठीक है ना। तो ऐसे में बंगाल मिलना अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा साबित हुआ। और अंग्रेजों ने इस दम देखिए इसके बहुत बड़े दूरगामी परिणाम जो है वो आने वाले समय, एक विशाल सेना खड़ी कर दी गई। भारत के दावेदारों में अंग्रेज आ गए। पहले अंग्रेज एक व्यापारी थे, अब भारत पर दावेदारी करने में आ गए कि पहले आपका जो है सपोज कीजिए पटवारी का एग्जाम निकलता था, आपने इतनी मेहनत कर दी,
3-4 किताबें इतनी शानदार निपटा दी। एक तो कर्नाटक वाली किताब निपटा दी, एक चाहे बंगाल वाली कर्नाटक निपटा दी। अब जब आरएस वाली लिस्ट में आ गए कि अरे ये तो इतना सॉलिड प्रिपरेशन कर दिया, आप तो आरएस क्लियर कर देगा, यूपीएससी क्लियर कर। अब अंग्रेज ऐसे आए, अंग्रेज जो कर्नाटक वाली जो चैप्टर था, जो नोट्स थे वो निपटा दिए, बंगाल वाले नोट्स निपटा दिए। अब अंग्रेज जो है वो आईएएस का एग्जाम करने के लिए आगे। एक तरफ मराठा है जो भारत पर दावेदारी करने की बात कर रहा है, लेकिन वो कर नहीं पाए, क्योंकि वो तो मराठों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि मराठे बस दो ही चीज चाहते थे, एक तो चौथ और एक सरदेशमुख। जब वो बूंदी में, हमारे राजस्थान में जो बूंदी राज्य में हस्तक्षेप किया गया, हाड़ी रानी द्वारा बुलाया गया, तो क्या था उनका, क्या था जो बूंदी में हस्तक्षेप किया गया, वो क्या था कि हम हस्तक्षेप कर लेंगे, हम जो है जयपुर के साथ युद्ध कर लेंगे, कछवाओं के साथ में, आप जो है क्या दोगे, बोले क्या चाहिए आपको, बोले चौथ और सरदेशमुख, बोले और, बोले कुछ कछु नहीं, वो दे देंगे। मराठों के पास में जो इतनी बड़ी सेना थी, मराठे पंजाब तक पहुंचे थे, मराठे जीतते हुए पंजाब तक पहुंचे थे। कहते थे कि अगर भारत में अगर अंग्रेजों को कोई मुकाबला कर सकता था मुगलों के बाद में, जैसे मुगलों के बाद में अगर अंग्रेजों के साथ मुकाबला कर सकता था तो वो मराठे ही कर सकते थे। मराठे ही वो व्यक्ति थे जो भारत में अंग्रेजों को भगाकर भारत में साम्राज्य की स्थापना कर सकते थे एक भारत के। लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देगा। पेशवा बाजीराव द्वितीय के बाद में आपको ऐसे ऐसे जो है, हम पढ़ेंगे आंग्ल मराठा, उसमें हम ऐसे ऐसे उन जो है पेशवाओं की बात करेंगे जिन्होंने जो है अंग्रेजों के शरण में वो गए हैं और अंग्रेजों के साथ में उनकी हार के कारण क्या उसको हम देखेंगे। तो प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा साबित हुआ, लेकिन प्लासी का युद्ध एक षड्यंत्र था, वास्तविक युद्ध नहीं हुआ था। अभी सेनाओं के मध्य युद्ध नहीं हुआ, और जो सेनाओं के मध्य हुआ है देखिए वो आप देखिए बक्सर के युद्ध में हुआ है। बक्सर का युद्ध जो अब एक चीज और मजेदार बता दूं मैं आपको कि जब आप देखिए कि मीर जाफर, जिसको सिराजुद्दौला के स्थान पर जो है नवाब बनाया गया था, सिराजुद्दौला के स्थान पर नवाब बनाया गया था। मीर जाफर जब उसने 1757 से 1764 तक, ये जो आप देखिए कि लगभग लगभग 4-7 साल जो थे, इन 7 सालों में अंग्रेजों को खूब धन दौलत दी उन्होंने। लेकिन मीर जाफर ने जब धन दौलत देना बंद कर दिया, या वो नहीं दे पा रहा था, क्योंकि भाई आमदनी का भी एक जो है, आप देखिए कि आमदनी भी लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं है कि आज 3 करोड़ रुपए दे तो कल भी हम 3 करोड़ ही दे, ऐसा तो होगा नहीं। न दे पा रहा था, और एज ए कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो है 25 लाख रुपए जो है मीर जाफर पर बकाया थे। क्लाइव ने कहा कि भाई जो ये हर महीने के हिसाब से जो है आपका पैसा चढ़ गया है, 25 लाख रुपए आप दे दीजिए, तब नहीं तो हम जो है आपकी जगह हम दूसरे को जो है हम क्या करेंगे कि नवाब बना देंगे। मीर जाफर को जब ये धमकियां देनी शुरू, अब देखिए सीधी सी बात है, अंग्रेज तो वो थे, लो और दो वाला काम था। तो जब मीर जाफर नहीं दे पा रहा था तो 1764 के आसपास क्या हुआ कि एक ऐसा समय हुआ कि मीर जाफर की जगह अंग्रेजों ने एक और व्यक्ति था। क्लाइव ने कहा कि अरे अभी बंगाल का राजा किसको बनना है, तो एक व्यक्ति खड़ा था भीड़ में, बोले मुझे, बोले नाम, बोले मीर कासिम, बोले क्या करोगे, बोले क्या चाहिए आपको, पैसा, बोले दे देंगे, कितना, बोले आप चाहो इतना, बोले पक्का, बोले पक्का, बोले ये मीर जाफर तो इसको हटा देंगे हम कल ही, आप बोलो कल ही हटा देंगे, बोले हटा दो, बनोगे, बोले हाँ बनेंगे। क्लाइव ने कहा कि क्लाइव देखिए बोला एक पत्ता फेंका, भारतीय तैयार है। अब ये जो है ये अंग्रेजों का सपोर्ट करने के लिए आ गया है। अगर यही हमारे जो राज्य जो ये शासक थे, अगर ये मान लीजिए कि मीर जाफर का उस समय सपोर्ट करते, या मीर जाफर है वो सिराजुद्दौला का सपोर्ट करता, था इतिहास कुछ और ही होता। ये छोटी छोटी जो कड़ियां है ना, इतिहास कुछ और ही होता। आपने हीरादे का नाम सुना? हीरादे, राजस्थान के इतिहास में हीरादे का नाम सुना है आपने कभी? हीरादे का नाम सुना है किसी ने राजस्थान के इतिहास में? राजस्थान के इतिहास में हीरादे का नाम किसी ने सुना है राजस्थान के इतिहास में? ओके, हीरादे की कहानी छोटी सी कहानी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1311-12 में जब जालोर पर आक्रमण किया, तो जालोर जो है वो सोनगिरी पहाड़ी पर है, और वहां के शासक है सोनगरा शासक। कौन है? सोनगरा शासक। और वहां पर जो शासन के जो शासन है वो कानड़ देव प्रबंध के पास में है, कानड़ देव के पास में है, और उनका बेटा है वीरमदेव। उनका क्या है? वीरमदेव, ठीक है ना। तो कानड़ देव और वीरमदेव बाप बेटा वहां पर शासन कर रहे हैं, और ये जो आक्रमण हुआ उसकी जानकारी मिलती है हमने वहां उनके एक दरबार में एक कवि थे पद्मदा,
पद्मनाभ ने 2 किताबें लिखी है, कानव देव प्रबंध और वीरम देव सोनग्रारी वात। वीरम देव सोनग्रारी वात में कानव देव प्रबंध लिखते हैं कि भाई जो जालोर पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका कारण था कि वीरम देव जो कानव देव प्रबंध का बेटा है और अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा के मध्य प्रेम संबंध था, ये वो लिखते हैं। जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने वास्तविक आक्रमण किया था क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को गुजरात जीतने के लिए जाना था और जालोर जो है क्या कर रहा था, वो गुजरात को जीत कर आ रहा था, तो उसकी संपत्ति जो भाई जा रहे हैं लूट कर, तो सामान है उनके पास में खूब, तो जाते हुए उनको जो है रास्ता चाहिए। उस समय जो है लूटने जब लूटा जा रहा था उनको, तो उन्होंने क्या कर दिया था, जालोर दुर्ग को जीतने की उन्होंने कोशिश की है। अब जब युद्ध को किया जा रहा है तो जालोर दुर्ग सुवर्णगिरी पहाड़ी पर है और उस समय जो है अलाउद्दीन खिलजी की सेना जो है वो युद्ध पर जा नहीं पा रही है, जो है उस किले में घुस नहीं पा रही है। तो ऐसे में एक व्यक्ति था बीका दैया, एक बड़ा मजेदार किस्सा बताता हूं, क्या नाम था, बीका दैया। बीका दैया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने रॉबर्ट क्लाइव जैसा ही काम किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने रॉबर्ट क्लाइव जैसा ही काम किया। जब कोई नहीं चढ़ पा रहे तो उसने क्या किया कि भाई अब देखो नहीं चढ़ पा रहे तो फिर गेम खेलो। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि एक संदेश पहुंचाया। संदेश ये पहुंचाया कि जो भी जालोर के दुर्ग को जीतने में हमारी मदद करेगा, जो भी जालोर के दुर्ग को जीतने में हमारी मदद करेगा, उसको हम जालोर के किले का हम क्या करेंगे कि शासक बना देंगे, क्योंकि हम तो दिल्ली जाएंगे तो वो यहाँ का शासक जो है वो शासन रहेगा, हम बाकी कानर देव उनको सबको मार देंगे और आपको जो है राज। अब बीका दैया जो है इस प्रकार की डील करके आ गया कि भाई मुझे पता है कि दुर्ग में जाने का रास्ता कौन सा है, मुझे पता है। बीका दैया डील करके आ गया और बीका दैया डील करके आने के बाद जब घर आया, घर आने के बाद बड़ा जो है आराम से बैठा है और मुस्कुरा रहा है, तो उसने अपनी पत्नी को कहा, उसकी पत्नी का नाम था हीरादे। क्या नाम था, हीरादे। बीका दैया की पत्नी का नाम था हीरादे। हीरादे से कहा कि, हीरादे ने पूछा मुस्कुरा काहे रहे इतना, तो बोले हम राजा बनने वाले हैं, तुम महारानी बनने वाली। बोले किसकी, बोले जालोर के। बोले ये राजा तो ये है भाई कानर देव और वीरम देव। तो बोले नहीं, अभी कल से हम राजा होंगे। बोले कैसे, तो सारी बात बताता है कि भाई कल मैंने जो है दुर्ग में जाने का रास्ता बता दिया है, कल जो है अलाउद्दीन खिलजी की सेना दुर्ग में चली जाएगी और दुर्ग में जाकर जो है वो आक्रमण करेगी। जब हीरादे को ये बात पता लगी ना, तो हीरादे ने, जब उनके पति सो रहे थे, तो बीका दैया का जो सर है वो धड़ से जो है ना वो धड़ से अलग कर दिया था। यही वो हीरादे थी जिनका इतिहास में बड़ा नाम है। जैसे एक आपने हाड़ी रानी थी जिनका नाम मैं भूल गया, जिन्होंने देखो एक और थी जिन्होंने सर से धड़ करने के अलग करने के, में एक और किस्सा जो छोटा है, आपने मेघराज मुकुल की एक पुस्तक पढ़ी होगी, सेनानी। मेघराज मुकुल की एक पुस्तक है सेनानी। कर्मावती हाड़ी रानी है, एक हाड़ी जो कोटा बूंदी की हाड़ी रानी है, तो वो युद्ध, उनके राजा जो है वो युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, कर्मावती बिल्कुल। जब उनके पति ने माना कि पति ने, भाई शादी अभी भी हुई थी, तो पति ने कहा कि भी युद्ध करने के लिए तो जा रहे हैं, आपकी कोई निशानी तो दो। तो उन्होंने जो है अपना सर जो है, ये लो मेरी निशानी, जो है अलग कर दिया था। जैसे पन्ना दाई ने अपने बेटे का बलिदान किया था, वैसे ही हीरादे ने अपने पति का बलिदान किया है इस राज्य को बचाने के लिए, जालोर के राज्य को बचाने के लिए। तो हीरादे का नाम बड़ा इतिहास में प्रसिद्ध है। इसी तरीके का आप देखिए काम किया है क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने जब देखा कि मीर जाफर हमें नहीं दे पा रहा है कुछ भी, ठीक है ना, मीर जाफर जो है हमें कुछ भी नहीं दे पा रहा है, तो मीर जाफर ने, आप देखिए कि कर्मावती, मैं नाम उनका मुझे नहीं पता, हाड़ी रानी का एग्जैक्ट नाम क्या है, ठीक है। तो मीर जाफर ने क्या कर दिया कि मीर जाफर को हटाकर जो है मीर कासिम को जो है बंगाल का नवाब बना दिया। जब मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया, तो ऐसे में आप देखिए कि अब मीर कासिम ने आते ही क्या किया, नवाब बना दिया। तो मीर कासिम ने आते ही कंपनी को बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव की जिम्मेदारी दे दी। वही काम किया जो मीर जाफर ने किया था। सिलट में जो चूने का व्यापार था, वो आधा भाग, चूने के व्यापार से बंगाल को खूब आमदनी होती थी, तो सिलट में जो चूने का व्यापार था वो किसको दे दिया, आप देखिए कि मीर का जो है क्लाइव को दे दिया गया। और मीर कासिम को कहा गया क्लाइव ने कि हमारा जो शत्रु होगा वो आपका भी शत्रु होगा। उन्होंने कहा ठीक है, हम मानते हैं हमारा शत्रु आपका शत्रु है, और इसके बदले में सैन्य व्यवस्था हम देंगे। क्लाइव ने कहा ठीक है, कोई भी युद्ध होगा सैन्य व्यवस्था हम देंगे। और इस तरीके से आप देखिए कि मीर जाफर का पहले सिराजुद्दौला का पतन हुआ, फिर मीर जाफर का पतन हुआ, और मीर जाफर के पतन के बाद में जो पतन हुआ है, मीर कासिम आए हैं, और मीर कासिम ने इसी तरीके से क्लाइव को खूब खुश किया है। लेकिन जब खूब खुश करने की बात आई तो मीर जाफर आप देखिए, जब मीर जाफर को हटा दिया गया तो मीर जाफर क्या किया कि मीर जाफर ने आप देखिए कि
जब उसको हटा दिया गया तो उसकी जगह जब मीर कासिम आए तो मीर कासिम साहब थोड़े अलग किस्म के आदमी थे कि पहले तो उन्होंने जितना भी जो धन दौलत थी वो अंग्रेजों को देने की कोशिश की, लेकिन जब वो गद्दी पर बैठे तो मीर कासिम को समझ में ये आया कि क्योंकि मीर कासिम मीर जाफर जितना बुद्धू आदमी नहीं था, वो थोड़ा सिराजुद्दौला था मीर कासिम जैसा, है ना। मीर कासिम जो था वो थोड़ा सिराजुद्दौला जैसा व्यक्ति था। तो मीर कासिम ने देखा कि अंग्रेज जो है वो आंतरिक रूप से हमें पंगु बना रहे हैं। पंगु कैसे कि भाई मैं गद्दी पर बैठा तो हूं, लेकिन मेरे पास में कोई अधिकारी नहीं है। मुझे कहता है कि आपको जो है इतने पैसे पहुंचाने, तो मेरे जो अधिकारी जाते हैं वो अंग्रेजों को पैसा पहुंचा देते हैं। वो कंपनी को व्यापार करने की अनुमति मांगते हैं 2 लोगों को, और तो मुझे देनी पड़ती है। तो मीर कासिम को ही लगा कि ये तो ठीक नहीं है, और उसने क्या कर दिया कि उसने सोचा कि कल ऐसा ना हो कि मेरी स्थिति भी मीर जाफर जैसी हो। कल ऐसा ना हो कि मेरी स्थिति भी मीर जाफर जैसी हो कि मीर कासिम ने सोचा कि भाई कल मैं इनको धन दौलत नहीं दे पाऊंगा, तो मे भी ये कल मेरी जगह किसी तीसरे व्यक्ति को ढूंढेंगे। पहले मीर जाफर आया, फिर मीर कासिम मुझे बनाया, अब मीर कासिम की जगह मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा तो कोई तीसरा व्यक्ति भी आ सकता है। तो इसने संभवत अंग्रेजों के साथ में आगे युद्ध हो सकता है, तो इसने क्या कर दिया कि इसने परिस्थितियों को समझकर जो बंगाल की सेना था उसका यूरोपियन सेना के आधार पर गठन करना शुरू कर दिया। जब यूरोपियन सेना के आधार पर गठन करना शुरू कर दिया तो अंग्रेज कान खड़े हो गए, बोले ओ कहा 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 कर रहे हैं? बोले कुछ नहीं। बोले कुछ तो कर रहे हैं, ये तोप वोप ला रहे हो, क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, हमने सोचा कि भाई कल किसी से युद्ध हो जाए तो सेना वेना तो सही है। अब तो बोले वो है ना, वो जैसे एक बड़ा मजेदार, जैसे ईरान जो है, ईरान अभी परमाणु बम बनाना चाहता है। मैं परमाणु बम नहीं, वो जो है मैं कहूंगा कि न्यूक्लियर जो है परमाणु बम बनाना चाहता है। तो अमेरिका ने कहा कि ईरान से कहा, बोले ओ चाचा क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो ईरान ने कहा कुछ नहीं, हम जो है थोड़ा एक पटाखा है फोड़ देते, आप कहे तो फोड़ दे। तो बोले पटाखा चाहिए तो हमसे ले लो। बोले नहीं, क्या है कि ये पटाखा हमें खुद को बना दे दो, भविष्य में कभी युद्ध विद्ध हो जाए तो चाहिए। तो बोले युद्ध किससे होगा, आपके शत्रु कौन है? अब ईरान थोड़ी कहेगा हमारे शत्रु तो आप ही हो ईरान थोड़ी कहेगी हमारा शत्रु तो अमेरिका ही है। अब जब मीर कासिम ने जब सेना यूरोपियन आधार पर गठित करने की कोशिश की, यूरोपियन सेना जो है गठित करने की कोशिश की, तो अंग्रेजों ने कहा कि क्या कर रहे हैं? तो बोले कुछ नहीं है, तो थोड़ी मोटी सेना बना रहे हैं, थोड़ा बारूद वारूद थोड़ा ये। बोले आपके शत्रु कौन है? तो मीर कासिम थोड़ी कहेगी आप ही शत्रु कल बनने वाले, आप ही शत्रु बनने वाले। वो मीर कासिम थोड़ी गए, कहीं किसी से युद्ध हो गया, रास्ते वास्ते में चले तो चाहिए होगा। तो बोले ना, ये नहीं कर सकते। दूसरा काम किया मीर कासिम ने शानदार कि उसने जो है यूरोपियन जो अधिकारी थे, जो भ्रष्ट अधिकारी थे, उन पर जो है अतिरिक्त कर लगा दिया कि भाई आप व्यापार में जो करप्शन कर रहे हैं, व्यापार करने में जो करप्शन कर रहे हैं, तो व्यापार करने के करप्शन पर जो है मीर कासिम ने क्या कर दी, लगाम लगा दी। जैसे ये लगाम लगाई, अंग्रेजों को कहा कि अरे हम यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए हैं, हमने गद्दी पर आपको मीर कासिम हमने बैठाया तुम्हें, और तुम हम पर ही लगाम लगा रहे हो। बोले ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। जब ये ठीक नहीं हुआ तो आप देखिए कि एक नया संघर्ष शुरू होने वाला था, और ये जो नया संघर्ष था वो मीर कासिम और कंपनी के मध्य था। और ये संघर्ष जो हुआ था वो आप देखिए, ये संघर्ष जो हुआ था वो बक्सर के युद्ध में हुआ था। 22 अक्टूबर 1766 का समय था, जब कंपनी को लगा कि मीर कासिम जो है वो अब हमारे विरोध में खड़ा हो रहा है, तो वीर कासिम को, ठीक है ना, मीर कासिम को जो है आप देखिए कि मीर कासिम को पद से हटा दिया गया। जब मीर कासिम को पद से हटा दिया गया तो मीर कासिम क्या किया, मीर कासिम ने यहीं पर ही नहीं माना, मीर जाफर की तरह वो जो शांत नहीं बैठा रहा। मीर कासिम जो है वो बंगाल से निकल कर कहा गया, आप देखिए तो अवध चला गया। कहा गया अवध, और अवध के एक शासक थे, अवध के एक शासक थे सुजाउद्दौला। क्या नाम था? सुजाउद्दौला। और अवध के शासक सुजाउद्दौला, और उस समय दिल्ली की गद्दी पर बैठे हैं मुगल बादशाह शाह आलम। और मुगल बादशाह शाह आलम को फरमान भेजा किसने? मीर कासिम ने, कि शाह आलम जी सुन रहे हो? बोले हाँ। फोन किया? बोले व्हाट्सएप पे हो? बोले हाँ। तो बोले एक रिपोर्ट भेजनी है। बोले किसकी रिपोर्ट? बोले अंग्रेजों की। तो व्हाट्सएप किया उन्होंने, रिपोर्ट भेजी जो है आप देखिए मीर कासिम ने जो है ये जो है अब मैं आपको जो है बाहुबली किम जोंग उन जो है, अब आप जो ऐसे कमेंट कर रहे हैं पर्सनली यहाँ पर, अगर मैं आपको ब्लॉक करूंगा तो फिर जो है ब्लॉक करवाऊंगा, तो मुझे नहीं लगता कि आप फिर यहाँ कभी कमेंट कर पाओगे।
तो आपसे रिक्वेस्ट है, और ये आपकी जो कमेंट है वो अनअकैडमी टीम देख रही है, मे भी आपको जो है आपके विरुद्ध जो है कोई मामला भी वो कर ले, आपको जो है कुछ जो है इंस्ट्रक्शन भी भेज दे, ठीक है ना। क्योंकि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ये स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि देखो आपका ये कमेंट है, उनके पास रिकॉर्ड है, अब रिकॉर्ड चला गया आपके हैंडल से हुआ है, समझ कीजिए आपके अगेंस्ट में जो है कुछ जो है कुछ मामला वगैरह कुछ कर दिया डिफेमेशन का, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको जो है दिक्कत हो जाएगी। तो पढ़ने के लिए आए हैं तो प्लीज पढ़िए। और वो मैं नहीं देख रहा, अनअकैडमी टीम लाइव है, वो आपके कमेंट देख रही है, वो आपके कमेंट देख रही है। तो पर्सनली क्यों गेम खेलते हो किसी के साथ में, ये अगर आपको ये काम करना है तो बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वहां पर जाकर आप, फेसबुक है वगैरह है, ठीक है ना। तो आज आयो कल आयो ये लिखने का कोई मतलब नहीं है। आप जो है ऐसी चीजें की आप जो किसी के जो है चीज किसी को लेकर आप कुछ भी कमेंट कर ले, वो ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो वो जो है टीम जो है आपके अगेंस्ट में कुछ भी मामला दर्ज करवा देगी, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, आपके और आपके परिवार को। तो उससे जो है थोड़ा इसको जो है जो आपके कमेंट है उसको, ठीक है, अभी जो है आपने अगर अपोलोजाइज कर दिया तो ठीक है, ठीक है। तो देखिए मीर कासिम किस कहाँ गया, अवध में, और अवध में जाकर मुगल बादशाह शाह आलम को कहा कि एक रिपोर्ट भेजनी है अंग्रेज की, तो रिपोर्ट भेजी, उसने सारा समझा दिया शाह आलम को कि भाई आज मेरी बारी है, कल आपकी बारी है, आज ये मुझे हरा रहे, मेरे अगेंस्ट में ऐसा करे, कल आपकी बारी है। तो शाह आलम ने कहा कि करे क्या, तो अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हैं। फिर उसने अवध का नवाब जो सुजाउद्दौला था उसको कहा कि क्या करना है, बोले युद्ध करते हैं, हम तीनों की सेना अगर युद्ध करेगी ना तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। और आप देखिए 22 अक्टूबर जो है, 22 अक्टूबर 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 को तीनों की सेना, मीर कासिम की थोड़ी बहुत सेना, मुगल बादशाह शाह आलम की सेना और अवध के नवाब सुजाउद्दौला की सेना, इन तीनों की सेनाएं जो है वो तीनों की सेनाएं मिली और 22 अक्टूबर 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 को भारत के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई हुई है। जो आप देखिए, जिसका जो आप देखिए बक्सर का युद्ध, अंग्रेजों की अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई, और अंग्रेजों की वास्तविक जो सेना थी उस सेना ने वास्तविक रूप से युद्ध किया है और अंग्रेजों की जीत हुई है। क्योंकि प्लासी का युद्ध एक षड्यंत्र था, बक्सर का युद्ध एक वास्तविक लड़ाई थी, और अंग्रेज बक्सर के युद्ध के द्वारा अंग्रेजों ने यह बता दिया कि भारत के वास्तविक अगर स्वामी है तो हम ही है। क्योंकि क्लाइव जो पहले षड्यंत्र करता था, अब वो एक बहुत बड़ी सेना, बहुत रणनीति के साथ में जो है उन्होंने, आप देखिए कि इन तीनों की सेनाओं को हराया। और ये एक ऐसा युद्ध था जिसने, कहते हैं कि बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णय पर पक्की मोहर लगा दी कि भाई अब प्लासी के युद्ध में ये जो तय हुआ था कि बंगाल किसका होगा, लेकिन ये जो तय हुआ था वो बिना युद्ध के तय हुआ था। तो इस पर जो पक्की मोहर लगी है कि बंगाल के वास्तविक शासक कौन होंगे, तो बंगाल के वास्तविक शासक कौन होंगे, तो अब अंग्रेज होंगे। और कहते हैं कि यहां से भारत को अधीन करने की शुरुआत जो है वो यहां से मानी जाती है। क्योंकि अब अंग्रेजों के सामने फिर कोई नवाब, ना तो मीर कासिम की जो है, ना आप देखोगे कि ऐसा कोई नवाब जो है वो जो है आगे आने वाला था जो अंग्रेजों को कभी संघर्ष कर सकता था। अब जैसे युद्ध हुआ, मीर कासिम को मार दिया गया, अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ में समझौता कर दिया गया, शाह आलम जी को जो है भगा दिया गया। अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ में इसलिए समझौता किया गया क्योंकि अवध जो था वो एक बफर स्टेट था जो बंगाल के साथ में टच हुआ था, ठीक है ना। और इधर अगर दिल्ली से कोई आक्रमण करता है तो बीच में अवध आता है, बीच में कौन सा आता है, अवध। और आप सबको पता है कि अवध का भी अधिग्रहण 1856 में कर दिया गया था। और वाजिद अली शाह के समय कैसे किया था कि कुप्रशासन का आरोप लगाकर, ठीक है ना। 1700 आप देखिए 1764 में संधि हुई है अंग्रेजों की, और 1856 में अवध का अधिग्रहण कर दिया जाता है। और ये जो अवध था इसमें सिजाउद्दौला के साथ में इन्होंने सहायक संधि की। सिजाउद्दौला के कहा कि काहे तुम इतना परेशान हो रहे हो, कितना क्यों परेशान, भले हमारे साथ संधि कर लो, आप पर कोई आक्रमण करेगा तो हम जो है बैठे हैं। सिजाउद्दौला के पास में कुछ सहारा नहीं था, उन्होंने जो है संधि कर ली। अब देखिए जब युद्ध समाप्त हो गया, जब युद्ध समाप्त कर दिया गया तो फिर ये बात आई कि अब कौन नवाब बनेगा। तो नवाब में फिर जो है एक गया गुजरा आदमी आ गया है जिसका नाम था मीर जाफर। वही मीर जाफर जिसको कुर्सी से उतार दिया गया था, वही मीर जाफर को अंग्रेजों ने फिर अपना एक पिट्ठू, एक जो है आप देखिए कि एक जो है दया का पात्र व्यक्ति बनाकर उसे नवाब बना दिया गया। लेकिन इस बार जो है आप देखिए कि क्या किया गया कि कुपोषण नहीं रहे, कुपोषण अविनाश कह रहे, कुपोषण का आरोप लगाकर, कुपोषण का आरोप लगाकर नहीं है, कुशासन का आरोप अविनाश कह रहे कि 1856 में
1856 में अवध का अधिग्रहण किया गया था कुपोषण का कुपोषण का आरोप लगाकर। हाँ मैं कोई नहीं, वो हो जाता है, कोई नहीं अविनाश, लेकिन बड़ा मजेदार था, मौके पे चौका मारा है, ठीक है मौके पर जो है चौका मारा है। वो एक्चुअल में जो है कुशासन का आरोप लगाया था। कितना मजेदार जो है शासन, देखो 1856 में बड़ा मजेदार किस्सा हुआ था। वाजिद अली शाह जो है वो शासक थे। तो 1857 में जो है आप देखिए अपना जो है 1857 की क्रांति हुई, इससे एक साल पहले अवध का अधिग्रहण किया गया है। तो वाजिद अली शाह जो थे वो बड़े संगीत नृत्य के बड़े विद्वान थे, ठीक है ना, बड़े जो है विद्वान थे। तो वाजिद अली शाह को जब पता लगा कि भाई कुशासन का आरोप लगाकर जो है ये डलहौजी जो है वो बहुत बड़ी सेना लेकर आ रहे हैं अवध की तरफ, तो अवध की तरफ जब सेना लेकर आ रहे थे तो वाजिद अली शाह को कहा गया, दरबार में व्यक्ति दौड़ता दौड़ता आ गया कि नवाब साहब, नवाब साहब। बोले क्या हुआ? बोले अंग्रेजों की सेना आ रही है। बोले कहा है? बोले आप डांस वांस खूब करते हो ना, इसलिए वो जो है आपको रोकने के लिए आ रही है। बोले नहीं झट। बोले क्यों आ रही है? तो बोले कि भाई वो कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी आ रहे हैं कि भाई जो है आप शासन ठीक से नहीं करते। तो वाजिद अली शाह का जो स्टेटमेंट, अगर आप उनकी जो उनके बारे में जो लिखा गया पढ़ते हैं, तो वाजिद अली ने पूछा कि मेरे जूते कहाँ रखे हैं ठीक है, वो यूं नहीं कहा कि सेना को तैयार करो, उसने कहा कि मेरे जूते कहाँ रखे हैं, और वो जूते पहनकर भाग गए। और डलहौजी ने बिना युद्ध किए जो अवध को कंट्रोल में कर दिया था, ठीक है ना। तो युद्ध का परिणाम ये हुआ कि देखिए कि मीर कासिम और उनको हरा दिया गया और उसके बाद में देखिए मीर जाफर को फिर जो है नवाब बना दिया गया। लेकिन अब नवाब कैसा बनाया गया कि बंगाल में नवाब की सेना को भंग कर दिया गया, पहली तो ये, ठीक है, भंग कर दिया गया। दूसरा आप देखिए कि अवध के नवाब सजाउद्दौला को 50 लाख रुपए का हर्जाना वगैरह जो उस पर लगा दिया गया कि भाई अवध का नवाब भी में हर्जाना देगा, ठीक है। मुगल बादशाह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के समस्त अधिकार ले लिए गए। शाह आलम को जो कहा गया कि अब आपका कोई लेना देना नहीं है, और मुगल बादशाह को जो है इलाहाबाद जेल में कैद करके रख दिया था 6 साल के लिए। अब देखो जिनका पहले राजवंश हुआ करता था उनको कैद में रखा है अंग्रेजों ने। पर बंगाल में 1765 से 1773 तक जो है द्वैध शासन की व्यवस्था जो है वो स्थापित कर दी गई। यानी कि देखो क्लाइव कितना शानदार व्यक्ति था। अब यहाँ पर एक देखो जीतने के बाद में अभी क्लाइव, मैं आपको बताऊं जीतने के बाद में भी क्लाइव ने यहाँ गेम क्या खेला है। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है कि वास्तविक शासन किसके पास में है? कंपनी के पास में है। लेकिन अगर क्लाइव को पता है कि अगर बंगाल को जीतने के बाद में, उस समय इतने न्यूज़पेपर वगैरह तो नहीं थे कि भाई आज बंगाल की खबर कल ही पहुंच जाए, हमारे कर्नाटक में पहुंच जाए, या जो है हमारे जो है मुगल बादशाह के पास में पहुंच जाए, जम्मू कश्मीर में पहुंच जाए, या जो है गुजरात में पहुंच जाए। तो उसमें क्लाइव को ये पता है कि अगर हमने बंगाल को जीता है तो ये पता भारत के दूसरे राजवंशों को नहीं रखना चाहिए कि भाई कंपनी जो है वो बंगाल पर वास्तविक रूप से शासन कर रही है। क्यों? क्योंकि अगर पता लग गया तो कल हमें मराठों के विरुद्ध भी अगर हमें हस्तक्षेप करना है, मराठों को भी हराना है, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना है, पंजाब में करना है, तो वो हमें करने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे वास्तविक चरित्र की पहचान हो जाएगी। तो क्लाइव ने यह डबल गेम खेला है कि क्या करना है कि द्वैध शासन, कि कंपनी शासन करेगी पीछे से, लेकिन किसके नाम से करेगी? तो नवाब से। अब नवाब कौन बनाया? फिर मीर जाफर बनाया। अब मीर जाफर बस गद्दी पर बैठे बैठे वो मक्खी मार रहे हैं, कंपनी काम कर रहे हैं, क्लाइव जो है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो बंगाल का जो है पतन हुआ है। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने कंपनी और जो है बंगाल के मध्य जो भी घटनाक्रम हुआ उसको समझा है। देखिए मेरा ये कोड है सुरेश 10, इस कोड को जब आप यूज करेंगे आईएएस के एग्जाम में, यूपीएससी में या आरएस में, ठीक है ना, तो आपको इस फीस में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें मेरे सभी कोर्स जो है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, कोर्स मिल जाएंगे। इसमें आपको साथ में पीडीएफ मिलेगी, इसके साथ में सभी टीचर्स की क्लासेस मिलेगी, सभी टीचर्स की क्लासेस मिलेगी। आपको जो है टेस्ट सीरीज आपकी मिलेगी, ठीक है, क्विज होगा, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्स होगा, ठीक है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपका कोर्स होगा। तो इसको मिस मत कीजिएगा। ये मेरा कोड है, सुरेश 10 कोड है, इस कोड को यूज कीजिए एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट। ये रेफरल कोड है, ठीक है ना, इस रेफरल कोड को यूज कीजिए और आपको जो है फायदा मिलेगा। कंप्लीट कोर्स होगा, बहुत अच्छे से कोर्स होगा। आज मेरी स्पेशल क्लास फिर एक है, ठीक है ना, क्लेवर क्लाइव, ठीक है, क्लेवर का आज मेरी फिर एक क्लास है। आप सभी का धन्यवाद। अगर आप जाते जाते अगर आपको जो है वीडियो पसंद आया है तो एक बार जो है लाइक जरूर करें और मुझे बताएं कि यस या नो में अगर आपको ये चीजें समझ में आई है कहानी के रूप में। क्योंकि आप जब लिखने के लिए जाओगे ना तो आपको चीजें अंडरस्टैंडेबल होगी, चीजें तो आपकी जो है आसानी से जो है आपकी क्लियर होगी। तो आप सभी का धन्यवाद। ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का, अपने माता पिता वृद्ध है तो उनका विशेष रूप से ध्यान में रखिए। बाय बाय, टेक केयर। अगर आज मेरी क्लास हुई तो हम आज ही करेंगे, बाकी कल। और इस कोड के थ्रू जुड़िए, इस कोड को याद करें, इसमें आपको सभी टीचर्स की क्लासेस मिलेगी, ऐसा नहीं कि केवल मेरी,
सभी टीचर्स की क्लासेज मिलेगी। और मुझे आप जो है फॉलो कर लीजिए, ताकि मेरे प्रोफाइल पे जाकर फॉलो कर लीजिए, ताकि मेरी जो भी क्लासेज होगी उसमें जो है आपको जो है क्या मिलेगा कि नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरा एक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप सुरेश अनअकैडमी, वहां पर भी मैं जो है क्लास से पहले लिंक भेज देता हूँ, सुरेश अनअकैडमी, यहाँ पर भी जो है आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद एंड बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।